हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम शाम के 8:30 बज चुके हैं और सभी विद्यार्थियों के बीच आ चुके हैं लाइव। तो आज हमारी बात करने वाले इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही शानदार और जानदार आज की क्लास होने वाली है। इस क्लास में जिनका भी आगामी आर्मी का पेपर होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट लगने वाला है। यानी जीके के आपको पता है इंडियन आर्मी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन बात कर लेते हैं जीएस यानी जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के आज 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगेगा। सभी विद्यार्थियों को ये ईमानदारी से लगाना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी कितना टारगेट अचीव कर पाते हैं और अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके भी बताना है आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। सभी को मैं 25 प्लस का टारगेट देता हूं। देखते भी कौन कौन विद्यार्थी इसको अचीव कर पाते हैं। 2022 के एकदम नवीनतम पैटर्न के अनुसार पूरे के पूरे प्रश्न बनाए गए। यदि आप लगातार तैयारी कर रहे हो तो 25 प्लस आपके क्वेश्चन राइट होने चाहिए। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले बता दूं काफी सारे विद्यार्थी हमें पूछते रहते हैं सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। एजुकेशन एप्लीकेशन पर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ और टेस्ट मिल जाएगा और एजुकेशन एप्लीकेशन पर रेगुलर टेस्ट भी लग रहा है ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट, वो भी आप दे सकते हो। और क्लास की पीडीएफ लेने के लिए या हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, आपको तुरंत एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके वहां रेगुलर क्लासेज की आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? माइक्रोग्राफ या पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आपको दे रखा है माइक्रोग्राफ या पुस्तक के लेखक कौन है। तो माइक्रोग्राफ या जब आप नाम देखते हो तो आपके ध्यान में आना चाहिए इस पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? कोशिका का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? कोशिका का वर्णन मिलता है। और कोशिका की जब बात आ गई तो कोशिका आपको पता है जीवों की यानी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कोशिका की खोज के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी कोशिका की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? आपके दिमाग में आना चाहिए इसकी खोज 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन के जवाब की तरफ पहुंच सकते हो। कोशिका का वर्णन मिलता है किस पुस्तक में? माइक्रोग्राफिया में। और माइक्रोग्राफिया में कोशिका का वर्णन मिलता है। और कोशिका की खोज आपको पता होगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका मतलब यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और शून्य की खोज किसने की थी? भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। और भारत का प्रथम उपग्रह की बात कर लेते हैं, आर्यभट्ट था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक आपको पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया है, यह सभी विद्यार्थी याद रखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। भूपेन हजारिका का संबंध किससे? आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा पुल की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखते हुए कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा सेतु या पुल की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बता देना चाहिए। धौला सादिया पुल है। कौन सा है? धौला सादिया पुल है। और आपको पता होगा वर्तमान में धौला सादिया पुल का नाम क्या कर दिया गया है? भूपेन हजारिका के नाम पे कर दिया गया, भूपेन हजारिका पुल। और बात कर लेते ये कहां है तो आपको पता होगा ये असम में है। इसकी बात कर लेते कहां है? असम में। याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं भूपेन हजारिका सेतु या बात कर लेते धौला सादिया, यदि बात करें वैसे बात करें तो क्या? धौला सादिया लिखिएगा जल्दी से सभी विद्यार्थी, कई बार पेपरों में आ चुका है। भारत का सबसे लंबा पुल की बात करें तो धौला सादिया पुल है जो कि असम में है। असम के हम बात कर लेते तिनसुकिया जो जिला है उसमें है। अब बात कर लेते भूपेन हजारिका को। आपको पता होगा 2019 में क्या मिला था? आपको याद रखना है 2019 का भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। भूपेन हजारिका को क्या मिला था? 2019 का भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था।
अब बात कर लेते इसका मतलब आपका जवाब क्या राइट होगा। यदि भूपेन हजारिका की बात करें तो ये क्या है, संगीतकार है। क्या है, संगीतकार है। इसका मतलब जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से आप कर सकते थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। भूपेन हजारिका एक संगीतकार है। बात कर लेते हैं धौला सादिया पुल है जो भारत का सबसे लंबा पुल था, उसका वर्तमान नाम क्या है, भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। यह सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और भूपेन हजारिका को 2019 में क्या मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां है। यूरोपियन संघ के मुख्यालयों की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बेल्जियम में, यानी बेल्जियम यानी ब्रुसेल्स में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। ब्रुसेल्स यानी ब्रुसेल्स कहां है, बेल्जियम में। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। ब्रुसेल्स की बात कर लेते हैं तो बेल्जियम में, कहां है, बेल्जियम में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ब्रुसेल्स की बात कर लेते तो ये कहां है, बेल्जियम में। अब बात कर लेते, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर लेता हूं। यदि नाटो के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो यह भी याद रखिएगा, नाटो का मुख्यालय भी बेल्जियम में। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो वो कहां है, बेल्जियम में। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं जिनेवा, यानी अन्य बात कर लेते हैं WHO का मुख्यालय कहां है, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। यूएनओ के मुख्यालय की बात कर लेते हैं, याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय कहां है, तो याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहां है, न्यूयॉर्क में। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो आपको पता होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं 1986, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएगा। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, या उपभोक्ता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते, एक बार कमेंट देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, आपको पता होगा 24, हम बात कर लेते हैं दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध की बात कर लेते किस नदी पर है, तो आपको पता होगा अलमाटी हो गया और नागार्जुन सागर हो गया, इनकी बात करें तो आपको पता होगा कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि अलमाटी बांध किस पे है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। और नागार्जुन की बात करें तो वो भी आपको पता होगा कृष्णा नदी पर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। गुलाम वंश का संस्थापक की बात कर लेते तो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। किसका, 2.5 दिन का झोंपड़ा, याद रखिएगा 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां है। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये अजमेर में, कहां है, अजमेर राजस्थान में। कहां है, अजमेर राजस्थान में। जहां पहले आपको पता होगा संस्कृत विश्वविद्यालय होता था, उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किया था। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें, पहले महिला राष्ट्रपति की बात करें, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे, जाकिर हुसैन, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात कर लेते हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे भाई, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें, कई बार पेपर में आ चुका है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा प्रथम शिक्षा मंत्री की जब भी बात करें तो वो कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और यदि बात करें भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है,
भारत के मिसाइल मैन की बात कर लेते तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है भारत का मिसाइल मैन। याद रखिएगा, भारत का मिसाइल मैन। भारत का मिसाइल मैन की बात करें तो याद रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। अब तक भारत के कितने व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको पता होगा, एक तो है अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। याद रखिएगा, अमर्त्य सेन कई बार आ चुका है, इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था? 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। और एक है अभिजीत बनर्जी। कौन है? याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी। मैं नाम लिख देता हूं, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी की बात कर लेते, इनको कब मिला था? 2019 में मिला था। कब मिला था? 2019 में मिला था। यह भी याद रखना है, कब मिला था? 2019 में मिला था। तो अब तक कुल मिला के 2 भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, कौन कौन है? अमर्त्य सेन है और अभिजीत बनर्जी है। अमर्त्य सेन का कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अमर्त्य सेन को किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे हैं, 2 उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होगा, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां होगा। कई बार पेपर में आ चुका है, आपको पता है, इसके पीछे वाला पूछा जाता है या आगामी आने वाले होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, बर्मिंघम, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और 2000 हम बात कर लेते 20 का, क्या 2020 का ओलंपिक कहां हुआ था? याद रखिएगा, ओलंपिक की बात कर लेते हैं। 2020 के ओलंपिक की बात करें तो याद रखिएगा, टोक्यो जापान में हुआ था। और वह कब था? 2021 में हुआ था। लेकिन ओलंपिक कौन सा था? 2020 का था। यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 बात कर लेते हैं, 2021 में हुआ था कोरोना के कारण। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। हम कह सकते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1 केबी, केबी का मतलब होता है किलो बाइट। क्या होता है? याद रखिएगा, केबी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? किलो बाइट। केबी का फुल फॉर्म क्या होगा? किलो बाइट होगा। तो आपको पता है किलो बाइट में हम बात कर लेते कितने बाइट हो गए, तो 1024 बाइट हो गए। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। कई सारे इंपॉर्टेंट मैं और बता देता हूं। यदि मैं बात करूं 1 जीबी में कितने एमबी होती है, आपको पता होगा 1024 एमबी होता है। कितना? 1024 एमबी होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? तो आपको पता होगा किससे। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे, तृणमूल कांग्रेस, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। आम आदमी पार्टी की बात कर लेते तो अरविंद केजरीवाल का संबंध किससे? आम आदमी पार्टी से। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब जल्दी से बताएगा, ममता बनर्जी किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा भाई, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। ममता बनर्जी का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील की बात कर लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा, विक्टोरिया झील कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हावड़ा ब्रिज। क्या पूछा जाता है? हावड़ा ब्रिज हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं। तो कहां है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में। अब याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है? यदि मैं इसकी राजधानी की बात करूं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। कोलकाता है, बिल्कुल कोलकाता। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा है और महलों का शहर इसे ही कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। 14 नंबर, वियतनाम की मुद्रा है। वियतनाम की मुद्रा की बात कर लेते हैं, तो यह आपको पता होगा डोंग है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सी है।
और भारत, पाकिस्तान, इन सब की मुद्रा क्या है? रुपया है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी इनको क्या रखना है? याद रखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? यदि मैं बात करूं असम राइफल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं। 1835 उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। याद रखिएगा एनसीसी, यानी हम बात कर लेते हैं एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और एनसीसी का फुल फॉर्म कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, नेशनल क्रेडिट कोर। क्या होता है? नेशनल क्रेडिट कोर होता है। यह सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? अब आपको पता है जीएस का पार्ट शुरू हो चुका है। अब तक हमने 15 जीके के क्वेश्चन किए थे। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? व्यतिकरण की बात कर लेते, इसका उदाहरण आप याद रखिएगा। कई बार उदाहरण आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? उदाहरण। तो व्यतिकरण का मुख्य उदाहरण की बात करें तो याद रखिएगा, साबुन का बुलबुला रंगीन किसके कारण दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला रंगीन आपको पता है व्यतिकरण और प्रकीर्ण दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण दिखाई देता है। ज्यादातर व्यतिकरण ऑप्शन में मिलता है। तो साबुन का बुलबुला रंगीन, साबुन का बुलबुला रंगीन, याद रखिएगा साबुन का बुलबुला होता है बुलबुला, वो क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। वो किसके कारण? व्यतिकरण और प्रकीर्ण दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है। ज्यादातर आपको पता है यही ऑप्शन मिलता है, व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला रंगीन किसके कारण दिखाई देता है? तो याद रखिएगा व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। और व्यतिकरण आपको पता होगा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक तो संपोषी व्यतिकरण होता है। कौन सा होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। एक होता है विनाशी व्यतिकरण। एक कौन सा होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण के कुल प्रकार कितने हुए? एक प्रकार और एक ये दो, यानी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक संपोषी व्यतिकरण होता है और एक विनाशी व्यतिकरण होता है। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, परमाणु में कितने उप परमाणु कण होते हैं? परमाणु में कितने उप परमाणु कण होते हैं? तो आपको पता होगा उप परमाणु कण कुल की बात करें तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपको पता होगा यदि मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बात कर लेते हैं प्रोटॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। ये 3 आपको पता है कण होते हैं। न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन में बात कर लेते हैं पॉजिटिव आवेश होता है। और इस पे क्या आवेश नहीं होता है? ये आप याद रखिएगा, इस पे आवेश नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं, यदि कुल उप परमाणु कण की बात करें तो 3 होते हैं। यदि परमाणु में कुल कितने कण होते हैं? 3 होते हैं। आवेशित कण की बात करें 2 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? विडाल टेस्ट की बात कर लेते हैं, ये आपको पता होगा टाइफाइड से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। अब कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनके बारे में बता देते। म्यादी बुखार हो गया, मोतीजरा हो गया, ये टाइफाइड के क्या है? दूसरे नाम है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 1 दिसंबर को। किसको? 1 दिसंबर को आपको पता होगा एड्स दिवस मनाया जाता है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को नोट करके रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। कूलोम का नियम के मध्य लगता है। कूलोम ने आपको पता होगा 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को व्यक्त किया था। किसको? 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलोम का नियम कहते हैं। यह आपको पता होगा कैसे दिया जाता है? F बराबर क्या होता है? KQ1। क्या होता है? KQ1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। यही तो होता है बिल्कुल। ये कौन सा बल कहलाता है? ये कूलोम का बल कहलाता है। कूलोम नियम के अनुसार दिया जाता है। Q1 और Q2 आवेश है और R उनके बीच की दूरी है, तो हम कहते हैं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक होता है आपको पता है द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल की बात करें, ये भी आप नोट कर सकते हैं गुरुत्वीय बल। ये मैं लिख देता हूं Fe। ई में क्यों लिखता हूं? यानी आवेशों के मध्य लग रहा है। यदि मैं Fg की बात करूं, गुरुत्वीय बल की बात करूं, तो क्या होता है आपको पता होगा? Gm1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। ये क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है।
गुरुत्वीय बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, जबकि कूलॉम का नियम होता है वो किनके बीच लगता है, दो आवेशों के मध्य लगता है। यदि आवेशों की प्रकृति एक जैसी हो तो प्रतिकर्षित करता है, और आवेशों की प्रकृति विपरीत हो तो क्या होता है, आकर्षित होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग आपको पता होगा 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा इसकी इकाई, क्योंकि यह त्वरण है, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जब भी बात करें तो आपको पता होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको लिख देते मीटर प्रति सेकंड की घात -2, ऐसे लिख देते। एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। या तो आप बट्टा लगा दो या सेकंड की घात -2 लगा दो। ये त्वरण का मात्रक होता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। सोडियम का पहले बात कर लेते हैं, सोडियम का प्रतीक कई बार पूछा गया है, प्रतीक की बात कर लेते, कई बार पेपर में आ चुका है। इसका प्रतीक होता है Na। क्या होता है, Na होता है, याद रखिएगा, N कैपिटल A स्मॉल। क्योंकि कोई भी तत्व के जब दो अक्षरों का प्रतीक होता है तो हम पहला वाला बड़ा और आगे वाला छोटा लिखते हैं। जबकि जैसे मैं कहता हूं, यदि मैं बात करूं इसमें तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही कैपिटल लिखे जाते हैं। इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्रमांक की बात करें तो आपको पता होगा, क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 11 होता है। क्रमांक की बात करें तो कितना होता है, 11 होता है। द्रव्यमान आपको पता है लगभग 23.5 या कई बार 23 लिखा मिल सकता है। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। ध्यान रखिएगा, दो तत्व मिलेंगे तब तो आपको पता है दोनों का अलग अलग, इस तरह से हमने, जैसे मैंने क्या लिखा है, CO लिखा है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। यदि मैं ऐसे लिख देता, CO ऐसे लिख देता, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कोबाल्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोबाल्ट की बात कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों कहा, दोनों कैपिटल है, इसका मतलब दोनों तत्व अलग अलग है। इसमें तत्व एक ही है, इसमें तत्व क्या है, एक ही है, C। हम बात कर लेते हैं C कैपिटल है, O स्मॉल है, इसका मतलब तत्व एक ही है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, 22 का जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि 2 kg की वस्तु को हम बात कर लेते 4 मीटर, M बड़ा मत लिखो, M छोटा लिख दो, 4 मीटर तक उठाया जाता है, कितने, 4 मीटर तक उठाया जाता है, तो संचित ऊर्जा बताओ। अब आपको पता है वस्तु को उठाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, पहले बात कर लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला बात तो आपको यह पता होना चाहिए, इसमें ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होती है। क्या होती है, mgh होती है। अब बात कर लेते हैं, यदि गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 mv² होता है। इधर मैं बता दूं क्या दिखाई दे देगा, यदि मैं बात करूं गतिज ऊर्जा की तो वो होती है 1/2 mv²। यहां वेग का कुछ जिक्र करता तो हम निकालते गतिज ऊर्जा, आपको पता है इतने वेग से चल रहा है कोई द्रव्यमान, तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी, तो हम गतिज ऊर्जा निकालते। लेकिन अगले ने आपको पता है mgh, जी का मान आपको पता है लगभग 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अभी मैंने बात किया था, ज्यादातर हम इसको 10 मान सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करते। एक बार 10 लेके देख लेते, ताकि 10 से हमारा मैच खा रहा है तो आराम से कर देंगे, लगभग हम कह सकते हैं। तो m का मतलब द्रव्यमान कितना है, 2 kg है, गुणा g का मान हम 10 ले लेते एक बार। फिर बात कर लेते h का मान कितना दिया, 4 मीटर दिया, इनको कीजिएगा 4 दूनी 8, 80 जूल दे रखा है। क्या, बिल्कुल लगभग 80 जूल दे रखा है। तो इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। बिल्कुल एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने है। तत्वों से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था, तत्वों से संबंधित जो त्रिक नियम है वो किसने दिया था, तो हम कहते हैं डोबेनाइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेनाइनर का त्रिक सिद्धांत बिल्कुल न्यूजीलैंड से आपको पता है अष्टक सिद्धांत दिया था। और यदि मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, मोजले ने दी थी, हेनरी मोजले ने, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यह सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भार का एसआई मात्रक क्या है। अब कई सारे विद्यार्थी कर देंगे किलोग्राम, किलोग्राम तो भाई द्रव्यमान का होता है। किसका होता है, ये होता है द्रव्यमान का। जबकि द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, भार प्रत्येक जगह बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा पर भार अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा। यदि बात करें द्रव्यमान की इकाई तो किलोग्राम होती है। क्या होती है, किलोग्राम होती है। ये सबको पता है ना, बिल्कुल
जबकि भार एक तरह का क्या होता है, भार एक तरह का बल है, भार एक तरह का क्या है, बल है, या आप कह सकते हो भार एक तरह का क्या है, बल है। अब बताओ बल का मात्रक क्या था, न्यूटन था, वही मात्रक किसका होगा, भार का होगा। या हम कह सकते हैं F बराबर आपको पता है क्या होता है, ma होता है, F बराबर ma होता है। इसी तरह W बराबर यानी वेट भार बराबर क्या होगा, mg हो जाएगा, या गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार होगा। तो आपको पता है हम कह सकते हैं kg। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं मीटर प्रति सेकंड घात -2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका। यदि मैं मात्रक की बात करूं न्यूटन का मतलब क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। आपको पता है केजी किसका, द्रव्यमान का, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको पता है त्वरण का मात्रक होता है। एफ बराबर ma होता है या डब्ल्यू बराबर mg होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रकृति में सबसे प्रबल बल कौन सा है, प्रबल यानी सबसे हम बात कर लेते हैं ज्यादा बल लगने वाला, तो वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे मजबूत बल है, याद रखिएगा, कई बार पेपरों में आ चुका है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, इतने में अगले क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक बार में कितना पास्कल होता है, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक बार में कितना पास्कल होता है। पहले बात कर लेते हैं, ये सारे मात्रक किसके दे रखे हैं, ये दाब के मात्रक है। किसके मात्रक है, दाब। दाब आपको पता है, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, P बराबर आपको पता है प्रति अंकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं एक बार में कितना पास्कल होगा, तो 10 की घात 5 पास्कल होगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और एक बात बता दूं, जो भी विद्यार्थी इसकी पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो, रेगुलर जो यूट्यूब पे क्लास लगेगी उसकी पीडीएफ आपको एजुकेशना ऐप पर मिल जाएगी, या मेरे नंबर है 9057, इन पे मैसेज करोगे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 9057167027, इस पे मैसेज कर देना, ऐप का लिंक भेज देंगे और ऐप डाउनलोड करके रेगुलर वहां से टेस्ट भी लगा सकते हो। रेगुलर हमारा ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट लगता है, जिसमें अपनी जो भी आपको परखना है वो परखिएगा, शानदार तैयारी कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। जूलॉजी का पिता कौन है, जूलॉजी का पिता आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं अरस्तु, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधों पर आपको पता होगा आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, मानव चेहरे का पीला रंग, पीला रंग आपको पता है पीलिये का संकेत होता है। किसका संकेत होता है, पीलिये का संकेत होता है। तो पीलिया आपको पता है किस अंग को प्रभावित करता है, क्वेश्चन ये भी बनता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया किसको, यकृत को प्रभावित करता है। ये कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, ये होता है यूरोबिलिन के कारण। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे हैं, यूरोबिलिन के कारण आपको पता है मानव चेहरे का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और मेलानिन के कारण आपको पता है हमारा जो क्या होता है, यदि मैं बात करूं हमारा चमड़ी का रंग होता है वो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर। 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, और समांतर क्रम में जब भी जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से निकाला जाता है। तो जल्दी से निकालिएगा, हम करेंगे 1/6 प्लस 1/6, जल्दी से कीजिएगा, प्लस 1/6। आपको होता है एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर बात कर लेते हैं ऊपर कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, 3/6 का मतलब 1/2। 1/2 मान किसका है आपको पता है, 1/2 मान आया 1/r का मान। इसका मतलब r बराबर कितना आ गया, r बराबर आपका कितना आ गया, 2 ओम आ गया। कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। इसका मतलब आपका जवाब कितना होगा, 2 ओम होगा। और ये समांतर क्रम का है, ये किसका क्रम का है, समांतर क्रम का है। यदि श्रेणी क्रम होता है ना, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, यदि मैं बात करूं श्रेणी क्रम की, किसकी बात कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा लिख देता हूं, श्रेणी क्रम में जब भी पूछे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, r बराबर क्या होता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे जुड़ता है। श्रेणी क्रम में जब भी कहता तो इस तरह से जुड़ता, तब हम 18 करते। समांतर क्रम में 1/, के रूप में ऐसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम। और यदि मैं बात करूं श्रेणी क्रम कैसे होता है, समांतर क्रम आपको पता होगा इस तरह से होता है, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध है, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ देते हैं, फिर बात कर लेते एक यहां जोड़ देते हैं, इस तरह से ये प्रतिरोध तीनों इस तरह से जुड़ा होगा, इसे हम कहते हैं समांतर क्रम। यह समांतर क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में इस तरह से होता है, एक यहां जोड़ दिया, मान लिया एक आगे इसके आगे जोड़ दिया और आगे वाला इसके आगे जोड़ दिया,
ये होता है श्रेणी क्रम, और ऊपर वाला समांतर क्रम था। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा रक्त की प्रकृति। रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताएगा। पीएच मान से आप पता कर सकते हो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति का है। हल्का क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा, पूरा क्षारीय नहीं होता है, हल्का क्षारीय होता है। 7 से ऊपर वाला क्षार कहलाता है, 7 से कम वाला अम्ल कहलाता है, और 7 वाला उदासीन कहलाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। ऐप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करके वहां जो भी आपकी क्लास होगी उसकी पीडीएफ और टेस्ट दोनों मिल जाएगा। पीडीएफ और टेस्ट दोनों मिल जाएगा। और ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट जो कि सुबह 11 बजे रेगुलर होता है, सभी विद्यार्थी दीजिएगा और अपनी रैंकिंग पता कीजिएगा। एजुकेशना हमारा ऐप है, उस पर आप सभी चीजें प्राप्त कर सकते हो ऐप डाउनलोड करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, या फिर मेरे नंबर 9057167027 पर आप मैसेज कर सकते हो। और सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।